देखो, पलवन उत्प्लावक बल द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है और उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव्य के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। द्रव्य के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है और जिसे उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। उत्प्लावक बल द्रव्य में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है और ये पिंड द्रव्य में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर करता है। अब पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। जब वस्तु हम पानी में डुबाते हैं तो वस्तु में क्या होती है? भार की कमी महसूस होता है। भार में कम हो जाता है तो वो भार जो कम होता है वो किसके बराबर? तो वस्तु के भार के बराबर कमी महसूस होती है। पनडुब्बी जलयान आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछेगा पनडुब्बी जलयान किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। मैनोमीटर, मैनोमीटर सरल वायुदाब मापी, 14 वायुदाब मापी, निद्रैव वायुदाब मापी, तुंग ताप मापी, ये सभी यंत्र द्रव्य दाब को आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। पलवन का नियम, तो संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य विस्थापित करती है और ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्य का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर में होते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अगर पूछेगा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व। आपेक्षिक घनत्व इज इक्वल टू वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। और जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसी को फैरेड में 39.2 डिग्री फैरेड बोलते हैं। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है और मात्रक की सभी प्रणाली में इसका मान समान होता है। मात्रक की सभी प्रणाली में इसका मान क्या होगा? समान होगा। मात्रक की सभी प्रणाली में इसका मान क्या होता है? समान होता है। अब देखेंगे आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से मापते हैं और यह पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए उसमें तैरना आसान होता है और इसलिए उसमें क्या होता है? तैरना आसान होता है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर एवं 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। और किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल क्या होगा? बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। तो देखो, गिलास में बर्फ रखा हुआ है। गिलास में पहले पानी रख दो, फिर उसमें बर्फ दे दो। बर्फ देने के बाद क्या होगा? वो बर्फ गल भी जाएगा तो फिर पानी उतना ही रहेगा जितना पहले गिलास में था। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। नमक के घोल का घनत्व जो होता है अंडे के घनत्व से अधिक होता है। इसीलिए नमक के घोल में देखोगे अंडा तैरता है।
दूध की शुद्धता दुग्धमापी से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? दुग्धमापी से। मीत केंद्र क्या होता है? तो तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। और उत्प्लावक केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे मीत केंद्र कहते हैं। तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए शर्तें। तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए शर्तें क्या है? तो मीत केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्य का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। ये गुरुत्व केंद्र था। अब इसके बाद पढ़ेंगे पृष्ठीय तनाव, जो कि अगला चैप्टर में पढ़ेंगे पृष्ठीय तनाव।